गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट के बारे में, जो है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर आर.पी. बागड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपना टॉपिक रहेगा रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इसके बारे में इससे पहले मैंने रेजिडेंस के बारे में बता दिया, और आज आपको बताएंगे टैक्स लायबिलिटी कैसे निर्धारित की जाती है। निवास स्थान के आधार पर कर का भार किस प्रकार से होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो इसमें अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला रेजिडेंट निवासी, दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट असाधारण निवासी, और तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट अनिवासी करदाता। तो निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। एक ऐसे करदाता को गत वर्ष की कुल आय में जो उस गत वर्ष में भारत में निवासी है, तो उसमें कौन कौन सी आय सम्मिलित की जाएगी। तो पहली है गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय। भारत में प्राप्त हो गई और या प्राप्त समझी जाने वाली आय को जोड़ेंगे। दूसरी, गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई, भारत में किसी कार्य से उपार्जित हुई है या उदय हुई है अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय। गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई भी समस्त आय। ये तीनों आय हैं जो जोड़ करके निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण करेंगे। निवासी करदाता की समस्त कर देय आय को कुल आय में सम्मिलित, निवासी जो भी करदाता है उसकी संपूर्ण आय टैक्सेबल इनकम होती है। एक निवासी करदाता द्वारा भारत के बाहर उपार्जित की गई और भारत के बाहर भी प्राप्त की गई आय को भी उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है, बशर्ते कि अधिनियम के अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार यह आय कर योग्य हो। दूसरा होता है असाधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कुल आय का निर्धारण। इसकी कुल आय का कैसे निर्धारण करेंगे। एक ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल आय में जो उस गत वर्ष में भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी निवासी है, उसमें ये तीनों आय सम्मिलित की जाएगी। पहली है गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय। भारत में प्राप्त हुई है और या प्राप्त समझी हुई है, तो वो सारी आय इसमें जोड़ेंगे। दूसरी आय वो होगी जो गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली है, ये भी इसमें जोड़ेंगे। तीसरी, गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई या आय जो ऐसे व्यापार से जिसका नियंत्रण भारत में हो प्राप्त हो अथवा भारत में स्थापित किसी पैसे से प्राप्त आय। अब तीसरी स्थिति है नॉन रेजिडेंट में कौन की आय का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। आय निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण कैसे करेंगे। यदि करदाता भारत में अनिवासी है तो कर भार के लिए उसकी कुल आय में ये दो चीज़ शामिल करेंगे। एक तो गत वर्ष में करदाता या उसके ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय, ठीक है। दूसरी है गत वर्ष में भारत में प्राप्त या भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय। एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, गत वर्ष में भारत सरकार द्वारा उसके भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन भारत में उदय हुआ माना जाएगा, ठीक है, चाहे भले ही वह संबंधित गत वर्ष में अनिवासी हो गया हो। ऐसी आय उस पर व्यक्ति के लिए कर योग्य होगी। सरकारी कर्मचारी भारत का निवासी है या अनिवासी है, लेकिन उसको अगर बाहर कोई कार्य करता है भारत सरकार द्वारा दिया हुआ, तो उसकी आय टैक्सेबल होगी। वायरियस टाइप ऑफ इनकम, आय के विभिन्न प्रकार जो बताई ना अभी, आय जो बताई कौन कौन सी, भारत में प्राप्त हुई आय, भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय, भारत में उपार्जित आय और भारत में
समझी उपार्जित समझी वाली आय, इनके बारे में अपन छोटे छोटे रूप में बता देता हूँ। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त की गई आय। भारत में प्राप्त की गई आय सभी करदाताओं को कर चुकाना होता है, ठीक है, भले ही वह आय भारत में उपार्जित की गई हो अथवा भारत के बाहर उपार्जित की गई हो। भारत की प्राप्त की गई आय के संबंध में 2-3 बातें हैं, उनको ध्यान रखें। प्राप्ति से प्राय आय के प्रथम बार की प्राप्ति से होता है। आय की प्रथम बार की प्राप्ति ही प्राप्त होने का वर्ष और स्थान निर्धारित, पहली बार जहाँ पर आय प्राप्त होती है वही उसका निर्धारण करती है। यदि कोई करदाता अपनी कोई आय एक देश में प्राप्त कर लेता है, फिर उसे दूसरे देश में लेता है, तो वह पहले देश में प्राप्त होगी, दूसरे में नहीं होगी। रचनात्मक प्राप्ति वास्तविक प्राप्ति के समान होती है। रचनात्मक प्राप्ति होती है अर्थात आय करदाता स्वयं को उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं, करदाता की ओर से उसके बैंक अथवा अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्राप्ति करदाता द्वारा प्राप्ति का समान होती है, ठीक है। तीसरी हो सकती है आय मुद्रा में प्राप्त की जा सकती है या मुद्रा तुल्य पदार्थों में मदद से। चौथी परिस्थिति होती है खातों में समायोजन करके मुद्रा की वास्तविक प्राप्ति के समान ही खातों में अगर सामान ट्रांसफर कर दिया जाता है या समायोजन कर दिया जाता है तो वो भी इसी में मानी जाएगी। यदि दोनों पक्षों ने यह तय कर लिया भुगतान चेक द्वारा किया जाएगा, तब प्राप्ति उस स्थान पर होगी जहाँ डाक खाने में चेक भेजा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इनकम एक्यूरिंग और अराइजिंग, उपार्जित या उदय हुई आय। आय के उपार्जित होने और उदय होने का अर्थ है आय को प्राप्त करने का अधिकार मिलना, चाहे भले ही आय वास्तव में प्राप्त की गई अथवा नहीं। उदाहरण के उपार्जित होने का उदय होना दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाए, परंतु जब हिसाब किताब नगद प्रणाली के आधार पर रखा जाता है, मान लो केस सिस्टम हो, तब दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इस प्रणाली में आय के उपार्जित होने का अर्थ होता है आय प्राप्त करने का अधिकार मिलना, तथा आय के उदय होने का अर्थ होता है आय बही खाते पुस्तकों में लिखा जाना। जब वास्तव में प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए एक डॉक्टर रोगी को देखने के लिए उसके घर जाता है और रोगी उसे फीस बाद में चुकाने के लिए कह देता है। डॉक्टर अपना हिसाब किताब नगद प्रणाली के आधार पर रखता है, तो डॉक्टर की आय उपार्जित तो हुई, लेकिन उसी समय हो गई जिस समय उसने रोगी को देखा, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो ये उपार्जित समझी जाएगी। इसके बाद इनकम डिम्ड टू एक्यूर और अराइज, उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय। इनकम डिम्ड टू एक्यूर और अराइज, यह ऐसी आय होती है जो करदाता वास्तव में भारत में उपार्जित या उदय नहीं होती, परंतु आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिसे उपार्जित या उदय हुई मान लिया गया है, इसे करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ऐसी कुछ आय निम्नलिखित है, तो उनके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपार्जित या उदय होने वाली आय भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है। जैसे भारत में किसी व्यापारिक संबंध से उपार्जित आय, व्यापारिक संबंध से आज से एक ऐसे निवासी या अनिवासी करदाता के बीच ऐसी स्थिति व्यापारिक संबंधों से है, ठीक है, व्यापारिक संबंधों से हैं जिनसे भारत में निवासी करदाता लाभ कमाता है और अनिवासी व्यक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। भारत में अनिवासी व्यक्ति व्यापारिक संबंध में कई तरीकों से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत में क्रय विक्रय के लिए कोई शाखा स्थापित किया जाना अथवा किसी अभिकर्ता को नियुक्त किया जाना अथवा अनिवासी सूत्रधारी हो सकता है, नियुक्त किया जाना अथवा अनिवासी सूत्रधारी कंपनी द्वारा भारत में सहायक कंपनी की स्थापना आदि। इसके बाद भारत में किसी संपत्ति से आय, अगर किसी व्यक्ति की भारत में कोई संपत्ति है और उससे भी कोई आय होती है तो वो भी इसमें ही इनकम डिम्ड टू एक्वायर या अराइज मानी जाती है। संपत्ति से प्राय यहाँ चल अचल संपत्ति से, उदाहरण के लिए किसी अनिवासी द्वारा भारत में स्थित किसी मशीन या फर्नीचर को भारत के बाहर किराए पर देने का अनुबंध करना। इसके बाद भारत में स्थित पूंजी संपत्ति के स्थानांतरण होने से कोई पूंजी अगर भारत में स्थित है और उससे कैपिटल गेन होता है तो वो भी इसमें यही आय मानी जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें कुछ अपवाद है वो और देख लेते हैं। निम्न दशाओं में होने वाली आय को भारतीय उपार्जित तथा उदय हुई नहीं मानी जाएगी। यदि कोई अनिवासी है
व्यक्ति केवल निर्यात करने के लिए भारत में कोई माल खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ निर्यात करने के लिए कोई माल खरीदता है, तो उसके लाभ का कोई भी भाग भारत में उपार्जित नहीं माना जाएगा। एक ऐसे अनिवासी व्यक्ति की दशा में जो समाचार एजेंसी से संबंधित व्यापार और संचालन कार्य में लगा हुआ है, किसी समाचार एजेंसी में लगा हुआ है अथवा समाचार पत्रिकाएं जर्नल प्रकाशन कार्य में लगा हुआ हो, तो उसका भारत के बाहर भेजने के उद्देश्य से भारत में समाचार विचारों को एकत्रित करने संबंधी क्रियाओं से होने वाली आय भारत में उपार्जित नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से वेतन शीर्षक के अंतर्गत होने वाली आय, आने वाली आय बशर्ते वह भारत में ही अर्जित की, भारत में दी गई सेवाओं के लिए दे कोई भी आय भारत में अर्जित मानी जाएगी, भले ही वह इसका भुगतान भारत से बाहर प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ये आपका चैप्टर खत्म, निवास स्थान और कर दायित्व है। इस अब अपने आने वाले वीडियो में फिर परिचर्चा करेंगे। थैंक यू।